ठीक है, तो वो अब डाउट समझ में आया क्यों हमने वैसा लिखा था? हाँ सर। यहाँ पे क्लियर हो गया ना अभी? सर हाँ बोलो। सर पर बाय ए ना लिखे तो भी सेम डिफरेंशिएशन आ सकता है। कैसे आएगा बेटा? नहीं आएगा। ये लिख लिया। ये लिख लिया सबने? यस सर। ओके। अब इसमें कौन से फॉर्मूले में आपको डाउट है मुझे बताइए। एक तो 3 में है। हम्म, 3 में डाउट है। फोर्टीन में डाउट है गुंज? हाँ सर। अच्छा, और बाकी सब समझ में आ रहा है? तो चलो मैं आपको ये बताता हूँ इसका मॉड एक्स क्यों आ रहा है। देखो, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव। यस और नो? तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो लॉन मॉड ऑफ x इज सेम एज लॉन x। ठीक है ना? बट अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो कैसे करेंगे? देखो, लॉन में जो भी अंदर आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? हैव यू एवर सीन लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव टर्म? लॉग ऑफ -3 होता है क्या? लॉग का आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। इज इट क्लियर? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है, देखो लॉन मतलब e टू द पावर समथिंग इज x।
अब y की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, ये सर नो। जब इसी एक्सप्रेशन को मैं लॉग के टर्म्स में लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ लॉन ई, मतलब लॉग टू द बेस इज लॉन एक्स इज व्हाट वाई। तो लॉन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, बट एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, यस और नो। एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी। नाउ बाय दिस सेम लॉजिक, इफ यू गेट समथिंग विच इज नेगेटिव एंड यू आर इंटीग्रेटिंग इट, तुमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया किसी चीज को, ठीक है, तो ये dx बाई एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे तो x की वैल्यू अगर नेगेटिव है मान लो, ठीक है ना, लेट्स से x इज नेगेटिव, तो मैं इसको माइनस ऑफ माइनस dx लिख सकता हूँ। नाउ दिस dx अपॉन समथिंग माइनस ऑफ x, ये वैल्यू क्या आएगी, लॉन ऑफ माइनस एक्स आएगी प्लस सम कांस्टेंट c, बिकॉज यू वांट दिस आर्ग्यूमेंट टू बी पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ यू आर इंटीग्रेटिंग दिस थिंग तो आपको हमेशा लॉन ऑफ मॉड एक्स ही लिखना है। अब ये वाला जो टर्म है, इसको देखो, जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ माइनस साइन ए एक्स प्लस बी टाइम्स ए, है ना, क्योंकि ये क्या है, चेन रूल से जब तुम करोगे तो पहले कॉस को डिफ्रेंशिएट करोगे फिर ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करोगे, तो तुम्हारे पास ए बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, साइन ए एक्स प्लस बी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। Okay, sir, I got it. ठीक है, now based on these 15 formulae you have to do these 3 problems। ठीक है, राइट, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है ये, सॉल्यूशन के साथ ही है, जस्ट सी वेदर दे आर वर्किंग फाइन, विच फार्मूला इज बीइंग यूज्ड इन दिस फर्स्ट केस, कौन सा फार्मूला यूज किया है।
Sir, can you scroll down? Sir, could you please scroll it a little up? Sir, did not understand the third one. Yes, sir. Last one. X cos x t. Yes, sir. उसको आपको ये इसको आप डिफरेंशिएट करके देखिए ये आता है कि नहीं आता है. दिस इज नॉट फ्रॉम दी अबव 15 फॉर्मूलेज. ये आपको एक जस्ट ट्विस्ट देने के लिए मैंने बताया. अब इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलता है. एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा. एक्स कॉस एक्स yes or no. X cos x plus सर x माइनस cos साइन x. एक्स आएगा. Minus sign. Nothing the machine. नहीं x सिर्फ x sin x साइन एक्स आएगा सर. क्या आएगा. sin x into साइन एक्स. हाँ, sir. तो ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन है. फिर cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस sin x आएगा प्लस 0 आएगा. तो ये sin x कैंसिल हो गया. तो यू आर लेफ्ट विद x cos x. x cos x का इंटीग्रल क्या मिलेगा तुमको. ये मिलेगा. Understood. So sometimes you have to think in other terms. Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा. That first वाला एक समझ नहीं आया. x की पावर क्या है बेटा इसमें. माइनस हाफ. Yes, sir. तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. x की पावर n वाला यूज करेंगे ना. Okay, sir. आ गया समझ में. ये वाला यूज Sir, करें. yes, sir. First वाला. Yes. चलिए, और किसी को कोई डाउट है.
लिख लिया सबने ये? सर बोलो बेटा। सर ऐसे क्वेश्चन में हमको सिर्फ उसका इंटीग्रेशन मतलब कांस्टेंट टर्म में ही ढूंढना है ना, इसमें हाँ। कुछ और सॉल्विंग नहीं होगा ना? और कुछ नहीं होगा, बस इतना लिख के छोड़ देना। अगर वैल्यूज दे रखी है तो फिर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभी। ओके सर। ये लिख लिया सबने? इसमें किसी को डाउट है? These are some of the standard examples wherein we have simply applied any one of the formulae given in formulas 1 to 5, 15. किसी को डाउट है किसी में भी बताइए प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर तो ये जो अपॉन वाले है जिसमें अपॉन में एक्स स्क्वायर और वो सब कुछ वो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और वो है, तो सर इसको हम लॉन्ग से भी कर सकते हैं। कौन सा वाला है? सर लॉन्ग से मतलब तो जैसे कि 7/x² है, तो सर अगर हम वो चेन रूल में लॉन एक्स स्क्वायर और ऐसा कुछ करके कर सकते हैं। नहीं मैं समझा नहीं, तुम किस इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा? हाँ सर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो सर इसमें हमने एक तो ये एक्स स्क्वायर में वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा है n+1 वाला, हाँ। और तो सर अगर हम मतलब अलग मतलब जैसे कि सर हम 1/x² करते हैं तो सर उसमें भी वो चेन रूल लगते हैं, ये 1/x² में नहीं ऐसा नहीं होता नहीं है। नहीं 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 नहीं, इसमें चेन रूल नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है। ओके सर। डिफरेंशिएशन का चेन रूल प्रोडक्ट रूल यहाँ पे नहीं लगेगा, डोंट अप्लाई दैट। ओके जितना सर। मैंने आपको पढ़ाया बस वही एप्लीकेबल है। ओके सर। इन तीनों में से किसी को डाउट है? तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? एडिशन is there between the terms of the function, then you can integrate them separately. ठीक है, तो अगर तुम पहला वाला देखोगे तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट कर दिया है, -2x को अलग इंटीग्रेट कर दिया, 5 को अलग इंटीग्रेट कर दिया। इसका क्या आएगा रिजल्ट? x³/3 -2x²/2 प्लस 5x प्लस c। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा x³/3 -x² प्लस 5x प्लस c आ जाएगा। अंडरस्टूड? फर्स्ट वाले का आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर यस को सर। अलग इंटीग्रेट कर दिया, इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया, इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया, तीनों को अलग इंटीग्रेट कर दिया। We have applied this formula, integrating fx separately and gx separately. And if you have a constant preceding the function, then you can take this constant outside and integrate the function alone.
ये हमने अब सेकंड केस में किया है. So you can see here 5 is a constant. So you take 5 outside, integrate x squared dx, which is 5 times x cubed by 3. That's it. Understood? इसमें भी ऐसे ही है. 7 को कांस्टेंट ले लिया. 7 is a constant. Then you have integrated. इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा रिजल्ट प्लस कांस्टेंट सी. ठीक है ना. तो यहाँ पे इक्वल टू साइन रह गया है. दिस इज इक्वल टू. Now comes definite integration. Definite integration means you are integrating the function, but your upper limit and lower limit is specified. ठीक है. तो उस केस में हम लोग कैसे करते हैं? हम पहले इंटीग्रेशन निकालते हैं. लेट्स से fx को हमने इंटीग्रेट किया, हमें gx मिल गया, which basically means that if I differentiate gx, I will get fx. इसको डिफरेंशिएट करूंगा. ठीक है ना. तो मुझे ये फंक्शन fx मिलेगा और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे gx मिलता है. इज दैट क्लियर? तो जो मेरा फंक्शन आएगा आफ्टर सॉल्विंग, जैसे gx फंक्शन आया, तो मैं पहले इस gx फंक्शन में x के अंदर कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा? पहले मैं b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और फिर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. दैट विल बी माय डेफिनेट इंटीग्रल. तो इसमें कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट दोनों टर्म के कैंसिल हो जाएंगे.
That's इसलिए सबने yes, sir. अब देखो हम इसको एक अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। तो सपोज करो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज, लेट्स से यू आर गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू 3x square plus 5x plus 7, and if I ask you what is the area bounded by y with the x axis। अब ये जो फंक्शन है ये कैसा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का शेप कैसा आता है, पैराबोलिक आता है, ठीक है। तो देखो इसका एप्लीकेशन क्या आपको अभी समझ में आएगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है ना, देख रहे हो आप इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, ये कर्व है y वर्सेस x का, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा y है और ये तुम्हारा x है, ठीक है ना। अब मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व बिटवीन दीज टू लाइंस, ठीक है ना। तो ये दो लाइंस के बीच में ये तुमको वैल्यू दे रखी है, लेटर से ये वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू 1 और ये दे रखी है x इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3 के बीच में ये ग्राफ कितना एरिया इसके नीचे आता है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, दिस एरिया यू आर सपोज टू फाइंड।
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर अब तुमको इसका एरिया निकालना है इस पोर्शन का, तो तुम क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे किसको? y को विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है ना, ये कल मैंने आपको समझाया था। और इसमें जो लिमिट्स लोगे वो क्या लोगे? लोअर लिमिट 1 लोगे, अपर लिमिट 3। 3 and 1. यस, हाँ ये बनी है. so we call this as upper limit 3 and lower limit 1. so this will be my area bounded by this graph. और क्योंकि लिमिट स्पेसिफाइड है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। अब मेरा y का फंक्शन क्या था? 3x² + 5x + 7 का dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 1 to 3। ठीक है ना, तो मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो इंटीग्रेट होके क्या आएगा? 3x³ / 3 + 5x² / 2 + 7x/1 plus some constant c। हाँ सक्षम, बोलो बेटा, क्या डाउट है? Sir, this is the part of definite integration only, no? यस। डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्या बेनिफिट होता है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। When you integrate this function y with limits of 1 and 3, it gives you area under that graph. Okay, sir. लिमिट्स, हाँ, कितना सबको समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना, तो अब ये फंक्शन तुमको क्या करना है? अब देखो, इसमें तुम अगर c की वैल्यू लेते हो और जब बाद में 3 और 1 डाल के सब्स्टिट्यूट करोगे तो c तो वैसे भी माइनस माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। तो देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग c। In the case of definite integral, there is no point of writing c because it will anyways cancel out. ये बात समझ में आ गई? अब इसको लिखने का मतलब क्या है? इसका लिखने का मतलब 3 और 1 लिखने का मतलब ये है कि पहले we will substitute these value। तो पहले 3 से 3 कैंसिल हो गया। Now you are left with x³ plus 5/2x² plus 7x with limits Sir, 1 to 7। Yes, sir, 1 to 3. हाँ सॉरी, 1 to 3। ठीक है ना, तो अब तुम क्या करोगे? पहले 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इस फंक्शन में, 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3³ plus 5/2 times 3² plus 7 into 3 ये डालोगे माइनस, अब 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इसी फंक्शन में, तो दिस इज 1³ plus 5/2 times 1²